चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल क्लासेस में आ सकते हैं और वहां पर आके ये देखिए, ये हमारे से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपको टॉस का जो है ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, और आप देखिए मतलब ये इधर उधर का नहीं है, एकदम अकॉर्डिंग टू टॉपिक है। ठीक है, आपको कहीं बोरिंग नहीं फील होगा। ठीक है, अब देखिए देखिए देखते चलिए। ठीक है, तो देखिए पहला आपका जो है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट बेंडिंग एंड इंसेंट्रिक लोड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और जो है ना, जो भी आप जानते हैं, है ना, जिसको लगता है कि हम जानते हैं, तो वो कमेंट में है ना अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन के साथ दे दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं आप। ठीक है, तो आप ये मतलब दीजिए आंसर। ठीक है, तो पहला जो है आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लोड, है ना, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए लोड, ए लोड। ठीक है, ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन, हुज लाइन ऑफ एक्शन, हुज लाइन ऑफ एक्शन, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 मिनट। ठीक है, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड विथ द एक्सिस ऑफ मेंबर और हुज लाइन ऑफ एक्शन एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन ऑफ मेंबर, देन इट इज कॉल्ड। मतलब ये बोल रहा है कि आप ये जो एक लोड है जिसका लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के एक्सिस से कंसाइड कर रहा है। ठीक है, या जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, या उसी पर लग रहा है, तो हम उस समय जो है उस लोड को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लोड कहेंगे या एक्सियल लोड कहेंगे, या बोथ ए एंड बी, मतलब डायरेक्ट और एक्सियल दोनों कहेंगे। इसमें है नन। अगर आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, जिसको नहीं पता है तो उसको बता दें। इसका आंसर जो है वो सी नंबर होगा, बोथ डायरेक्ट लोड एंड एक्सियल लोड। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए आंसर। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर जो आपको बोला गया है वो देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, हम थोड़ा सा ले लेते हैं ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक जो है आपका एक कॉलम है। ठीक है, उस पर जो है क्या बोला गया, एक कॉलम है, उस पर जो है ये जो है आपका है ना एक्सिस से वो लोड का लाइन ऑफ एक्शन वो कंसाइड कर, देखिए ये लाइन ऑफ, ये एक्सिस है ना, ये जो ये क्या है एक्सिस है कॉलम का, और ये लोड है ऊपर से जो आ रहा है। ठीक है, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी से क्या आ रहा है, कंसाइड कर रहा है। तो इस लोड को हम क्या कहेंगे, जो ऊपर से लोड लग रहा है इस लोड को कहेंगे, इस पी को कहेंगे एक्सियल लोड या डायरेक्ट लोड। दोनों बोलिए, दोनों में से कोई एक बोलिए। ठीक है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए हम इस अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन कॉलम एक्सियल लोड प्रोड्यूसेस ए डैश इन द मेंबर, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बोथ ए एंड बी, एंड आपका जो है डी नंबर है नन। ठीक है, तो आपको जैसे इसमें हम हिंदी में इसको बता देते हैं, ये बोल रहा है कि कॉलम में एक्सियल लोड क्या कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है ना, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है या बेंडिंग स्ट्रेस करता है या दोनों करता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि आपको आप जानते हैं कि एक्सियल लोड जब लगता है, ठीक है, आप जैसा जानते हैं कि जैसे आप जैसे जानते हैं कि जब आपका कॉलम में, ये कॉलम है, जब इस पर जब एक्सियल लोड लगता है ना, एक्सिस पर लगता है लोड। ठीक है, इस एक्सिस पर लगेगा, इस एक्सिस पर लगेगा लोड। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस है ना, सिग्मा डी है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि वो एक्सिस पर लग रहा है इसीलिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, है ना, जिसका नेचर कंप्रेसिव होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड प्रोड्यूसेस ए डायरेक्ट स्ट्रेस विच इज डैश इन नेचर एंड इट्स इंटेंसिटी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज डैश। ये बोल रहा है कि डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड जो स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है उसका नेचर क्या होता है, मतलब वो कंप्रेसिव होते हैं, टेंसाइल होते हैं, क्या होते हैं, एंड और उसका इंटेंसिटी जो है थ्रू आउट द सेक्शन वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है कंप्रेसिव एंड यूनिफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है टेंसाइल एंड यूनिफॉर्म, तीसरा है आपका कंप्रेसिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, और चौथा है टेंसाइल एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो देखिए इसका जो है सब आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो सोचिए, थोड़ा देर के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एक्सियल लोड लगता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ये जो एक्सिस पर लोड लगेगा इससे कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। तो अब सोचिए जब ऊपर से लग रहा है लोड तो नीचे से रिएक्शन भी लगेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, देखिए ये कंप्रेस करेगा, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, इस मेंबर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, है ना, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और कंप्रेस करेगा तो अब सोचिए कि क्या किस नेचर का होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। दूसरा, ये पूरे सेक्शन में, है ना, कहीं भी आप स्ट्रेस देख लीजिएगा डायरेक्ट स्ट्रेस वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा हर जगह, है ना, कहीं भी थ्रोट सेक्शन कहीं भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये सेंटर पर लग रहा है। तो सेंटर से अगर थोड़ा हट के लगता तब कुछ होता, है ना, नॉन यूनिफॉर्म होता, लेकिन चूंकि ये सेंटर पर लग रहा है, मतलब सेंटर कहिए या फिर एक्सिस कहिए, एक्सिस पर लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, है ना, उस पर लग रहा है लोड। तो इस वजह से ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, और किस नेचर हो गया, कंप्रेसिव नेचर का। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आंसर ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड सब्जेक्टेड टू कोलम सब्जेक्टेड टू कोलम देन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज। देखिए जब यहाँ पर बता रहा है कि जब डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड जब कॉलम पर लगता है तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है। अगर पता है तो आंसर दीजिए कमेंट में, नहीं तो आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ जैसे बोला है कि अगर आप खुद सोचिए जब कोई कॉलम होगा, ठीक है, अब कॉलम है, जैसे ये कॉलम मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक प्लान बना लेते हैं, इसका एक प्लान बना लेते हैं, ये ये अब एक इसका प्लान है, ठीक है। अब सोचिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एलिवेशन है, ये ऊपर का क्या है, एलिवेशन है, ये प्लान है, ठीक है। इसका जिसका जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, यूनिफॉर्म है। तो थ्रोट सेक्शन क्या यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या, यहाँ जो स्ट्रेस है ना, इस फेस पर जो स्ट्रेस है, मतलब जो मान लीजिए इसका नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है। तो ये जो बी सी फेस है ना, बी सी फेस से लेके ए डी फेस तक, है ना, ये हर जगह क्या है, स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सेंटर में लग रहा है ना, जी पर लग रहा है लोड, ठीक है, या कहिए तो एक्सिस पर लग रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा देखिए किस तरह का हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा, किस शेप का हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लगा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, आपको पता है बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो क्या है पता है, इसमें क्या बोलना ये तो अब सबको पता होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया, पता है कि स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये तो बहुत अच्छा से पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंट्रिक लोड से आपका जो है ये सिलेबस में टॉपिक है, उसके उससे रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ पर नीचे लिखे हैं, ठीक है। देखिए ए लोड एक्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन और और लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट coincide विद द एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई मेंबर होता है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका मेंबर है ना, ये कॉलम है, जनरली कॉलम ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलम का ज़्यादा चर्चा है, ठीक है। और चूंकि या देखिए ये कॉलम है आपका, ठीक है, अगर ये एक्सिस है कॉलम का, ठीक है, ये क्या एक्सिस है,
अगर यहाँ लोड लगता है ना, ये क्या है, इसेंट्रिक लोड है। अब बताइए इसेंट्रिक लोड है तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, ये सीधा ये एक्सिस हुआ है ना, ये क्या हुआ, एक्सिस हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्शन हुआ, लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, एक्सिस हुआ। तो देखिए कंसाइड किया, नहीं किया, ये अलग चल गया, और ये एक्सिस ये है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो कंसाइड नहीं किया। तो हम ऐसे लोड क्या कहते हैं, इसेंट्रिक लोड कहते हैं, क्या कहते हैं, इसेंट्रिक लोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, द इसेंट्रिक लोड प्रोड्यूसेस ए डैश एज वेल एज डैश। मतलब इसेंट्रिक लोड कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस या दोनों। तो आपको पता है कि इसेंट्रिक लोड जो है वो दोनों प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। कैसे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा एक बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये आपका जो है, ये क्या है, ये आपका कॉलम है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर लग रहा है लोड, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, इसेंट्रिक लोड है ना। तब देखिए इसेंट्रिक लोड है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसको कुछ फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने मन से एक ऊपर से लोड लगाते हैं, एक नीचे से लगाते हैं, एक इसेंट्रिक है ये है। चूँकि इसेंट्रिक लोड को सॉल्व करने के लिए ऐसा हम करते हैं, ठीक है। इसका और कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है, बस यही है कि इसेंट्रिक लोड को सॉल्व करने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। ऊपर, क्योंकि अब देखिए ऊपर से लग रहा है नीचे से लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए कोई इफेक्ट होगा नहीं इस पर। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए ऊपर से जो लोड लग रहा है वो तो कंप्रेसिव नेचर का है, तो वो तो डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा ही होगा। अब जो नीचे, और देखिए नीचे से जो एक रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, नीचे से एक लग रहा है, एक ऊपर से सेंट्रिक लग रहा है, देखिए कपल हो गया, क्लॉकवाइज कपल हो गया है ना, क्लॉकवाइज कपल हो गया, कपल क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कपल मतलब है ना, बेंडिंग मतलब मूवमेंट होगा, और बेंडिंग मोमेंट से क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए इससे क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस भी हो गया और बेंडिंग स्ट्रेस भी हो गया, किससे, इसेंट्रिक लोड से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसेंट्रिक लोड से डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों होता है। लेकिन अगर एक्सियल लोड है या डायरेक्ट लोड है तो उससे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस ही होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आप इस पर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, और ये चूँकि हम समझा भी दिए, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी है बहुत सारा है, जैसे कि चिमनी है, रिटर्निंग वाल है ना, या पिलर है, कॉलम है, वहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों लगता है, ठीक है। तो चलिए आप वैसे भी आप अपना जो है कि कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आगे आप ना, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे यहाँ से। देखिए आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको हम यूनी एक्सियल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द मेंबर एंड पॉइंट ऑफ लोडिंग। तो उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी, नॉर्मल डिस्टेंस, या ऑल। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आंसर दीजिए कमेंट में, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज डिस्टेंस, है ना। तो देखिए एक, सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका जो है, ये क्या है, ये थोड़ा सा इसको, सॉरी, इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका एक कॉलम लिए लिए थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये आपका जो है, ये आपका एक्सिस है कॉलम का, ये यहाँ लोड लग रहा है, इसेंट्रिक लोड, ठीक है, थोड़ा हट के। तो ये आप देखिए इस, ये जो बीच का डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्या है, कॉलम इज एज डैश मेंबर सब्जेक्टेड टू ए डैश लोड। कॉलम कौन सा मेंबर है, आपको पता है, कॉलम हॉरिजॉन्टल है मेंबर है, या और उस पर टेंसाइल लोड लगता है। कॉलम वर्टिकल मेंबर है, कंप्रेसिव लोड लगता है, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि कॉलम क्या है, एक वर्टिकल, अभी जस्ट देखिए कितना बार बनाया कि कॉलम जो है आपका क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है, और इस पर कौन सा लोड लगता है, आप देखिए इस पर कौन सा लोड लगता है, इस पर कौन सा लोड लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है, लग रहा है,
बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन इसेंट्रिक लोड सब्जेक्टेड टू ए मेंबर देन कपल विल प्रोड्यूस ए डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो लिख रहा है कि जब इसेंट्रिक लोड लगता है किसी मेंबर पर तो कपल होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो कपल है ना, तो वो कपल क्या प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बोथ। तो देखिए वो कपल क्या करता है, बेंडिंग स्ट्रेस, ओनली बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ओनली बेंडिंग स्ट्रेस। अभी जस्ट बताए थे कि जो कपल होता है, अभी जस्ट ऊपर बताए थे ना आपको, कि आप देखिए ऊपर बताए थे ऐसे कि अगर नीचे से, ठीक है, नीचे से जो ये लोड लगाए थे और एक ऊपर से लोड था ना, तो ये क्या होता था, एक क्लॉक वाइज कपल था ना, एक क्लॉक वाइज कपल था, क्लॉक वाइज क्या था, कपल था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि एक जो है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होता था, किस क्या होता था, सॉरी डायरेक्ट, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता था, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता था, क्या होता था, बेंडिंग स्ट्रेस। तो कपल से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हेन इसेंट्रिक लोड सब्जेक्टेड टू ए मेंबर देन मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिक लोड पी। तब पता है कि जब कोई मेंबर पर इसेंट्रिक लोड लगता है तो मोमेंट क्या होता है, इसेंट्रिक लोड की वजह से जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी होता है, या पी इंटू ई होता है। बी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर है बोथ ए एंड बी। डी नंबर है लोड बाय इसेंट्रिसिटी। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट अभी बताएं कि अगर आपको मोमेंट निकालना है ना, अगर इसेंट्रिक लोड है तो वहाँ पर अगर मोमेंट निकालना है तो मोमेंट का क्या होता है, पी इंटू ई होता है। कैसे होता है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं कैसे होता है तो हम बताते हैं आपको। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले देखिए ये एक एक कॉलम ले लिए। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है एक लोड लग रहा है, एक इधर से लोड लगा, ये इसेंट्रिसिटी ई है। ठीक है, ये पी है। तो अगर यहाँ पर अगर इस वाले पॉइंट पर अगर हम मोमेंट निकालें तो मोमेंट का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ई है ना, तो ये मोमेंट आ गया, तो ये मोमेंट बराबर फार्मूला हो गया। ठीक है, तो और ये इसको क्या कर सकते हैं, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी कर लीजिए, चाहे आप पी इंटू ई कर लीजिए डिनोट में, या ऐसे नाम से, है ना। तो ये बी, इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड मे बी अबाउट डैश, मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड मे बी अबाउट वन ऑफ द एक्सिस, बोथ ऑफ द एक्सिस, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। देखिए इसेंट्रिसिटी जो लोड का होगा वो क्या सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट होगा। जैसे ये देखिए हम प्लान बनाते हैं, आपको एक बात बना के दिखाते हैं। देखिए ये है, अब इसेंट्रिसिटी जो होगा सिर्फ या एक्स एक्सिस, ये जैसे यहाँ वाई एक्सिस से होगा इसेंट्रिक, या एक्स एक्सिस से होगा इसेंट्रिक, या दोनों से हो सकता है। जैसे ये वाला पॉइंट, पहला ये बताए थे, ये पी वाला, अभी नेक्स्ट ये बताएं, और लास्ट में भी ये बता रहे हैं। अगर यहाँ रहा लास्ट वाला, ठीक है, तो ये तो दोनों एक्सिस से इसेंट्रिक है ना, तो वन एक्सिस से भी हो सकता है, बोथ एक्सिस से भी हो सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है जो पीछे से फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हैं, नहीं है तो इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक वो फॉर्मूला अगर याद होगा ना तो उससे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे याद रहा या नहीं रहा उससे कोई दिक्कत नहीं, हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पर एकदम आपको यहाँ मतलब एकदम याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पीछे याद है तो भी ठीक है, नहीं भी है, नहीं याद है तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए, द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, उसको पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी से डिनोट करते हैं, ड्यू टू मोमेंट एट एनी पॉइंट of the column section at a distance y from the neutral axis y is given by। आपको पता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या है, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन होता है m बटा आई बराबर सिग्मा बटा y बराबर ई बटा आर, है ना। तो आप इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको काम हो जाएगा। देखिए तो आपका क्या है, इसे थोड़ा देख लीजिए, क्या एम बटा आई है ना, सिग्मा बटा वाई। तो अगर यहाँ से सिग्मा निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस तो क्या आ जाएगा, एम बटा आई वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ है, देखिए खोजिए ये ऑप्शन कहाँ है, ये आपका पहले में मिल जाएगा। ठीक है,
और तो यहाँ पर आपका जो है आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगला, द बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द, बेंडिंग स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, या मोमेंट पर, या वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम एन ए, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है, अब कैसे है बताते हैं, देखिए और ये इसको समझना होगा, ठीक है, समझ के ही हम सब इसमें बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना, जैसे मतलब जो लगभग सही हो है ना, ऑप्शन तो सब भी लग रहा है सही है, लेकिन जो सही एकदम होगा वही मारेंगे, ठीक है। कैसे है देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम ऊपर पढ़े हैं, देखिए ये ऊपर में पढ़े हैं ना, ये वाला में देखिए क्या पढ़े हैं, ये ना पढ़े थे, देखिए एम भी है, एम बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना, एम घटेगा तो ये घटेगा, मतलब एम पर भी डिपेंड करता है, मतलब मोमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर देखा जाए आई, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये घटेगा तो ये स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, और अगर आई बढ़ेगा तो स्ट्रेस घटेगा। वाई देखेगा तो वाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सिग्मा जो है वाई का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वाई बढ़ेगा तो मतलब न्यूट्रल एक्सिस से अगर डिस्टेंस बढ़ता है एक्सट्रीम फाइबर का, तो आपका स्ट्रेस भी क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। अगर ये वाई घटता है ना, वाई अगर घटता है तो ये भी बेंडिंग स्ट्रेस घटता है, तो डिपेंड तो कर रहा है लगभग सभी पर, है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ ऑल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑल। लेकिन एक अगर अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए कि कोई एक सेक्शन दिया जिसका कि मोमेंट है ना ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, क्योंकि उसका बी और डी दिया है तो कांस्टेंट हो गया, उसका मोमेंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ अगर वेरिएबल है तो वो वाई है, ठीक है, तो इसीलिए बेंडिंग स्ट्रेस अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ वाई पर मतलब वाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाई वेरिएबल है, वाई को आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप वाई को फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी लेयर हो सकता है, जैसे न्यूट्रल एक्सिस से आप, जैसे ये अगर थोड़ा समझना चाहें, देखिए जैसे कि ये है, ठीक है, ये आप मान लीजिए आपका ये बीम है, ठीक है, ये आपका आपका एन ए है, ये क्या एन ए है, ये जो वाई है ये एन ए है, एन ए है, इस इससे तो ये वाई, तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं फिक्स कर सकते हैं, ये कहीं भी हो सकता है, कितना डिस्टेंस तक हो सकता है, लेकिन किसी का बी डी ये तो फिक्स है, तो आई भी फिक्स है, मोमेंट भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाई जो है फिक्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर अप्रोप्रिएट आंसर ये है सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, the resultant stress at any point will be the dash sum of direct stress and bending stress। देखिए resultant stress at any point will be, resultant stress जो है at any point will be the dash sum of algeb सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, क्या होगा, अर्थमेटिक होगा, अल्जेब्राइक होगा, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। देखिए जनरली क्या होता है ना, जब अभी ऊपर देखे थे प्लस माइनस का चिन्ह था ना, तो वो अल्जेब्राइक सम करते हैं, क्या करते हैं, अल्जेब्राइक सम, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप सब, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अल्जेब्राइक सम करते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस को क्या करते हैं, अल्जेब्राइक सम करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे अ, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, जैसे y का मान वैल्यू जैसे अब कैसे का है, अगर इसमें अगर आपका क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अगर इधर एसेंट्रिक है, अगर वाई एक्सिस से राइट साइड एसेंट्रिक है ना, लोड इधर है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाता है, और अगर इधर होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक सम नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट सम कर देंगे, इधर भी वही वैल्यू देगा जो इधर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अलजेब्राइक सम करते हैं। अब खुद सोचिए, अगर यहाँ पर एसेंट्रिक है प्लस में, वाई प्लस है तो ऊपर होता है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल अर्थमेटिक सम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी तो जोड़ना पड़ जाएगा, तो इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू मतलब ऊपर का वैल्यू और ये नीचे का वैल्यू बराबर हो जाएगा, जो कि गलत होगा, और और इधर का वैल्यू वाई एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ अलजेब्राइक सम करते हैं साइन को लेके मेनली, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका जो है क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द व्हाट of rectangular section is subjected to an eccentric load। देखिए आपको पता है कि जब रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछा जाता है तो क्या होगा, आपको पता है, नहीं पता है तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हो जाएगा, ठीक है।
वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए जो है कि फिलहाल हम अभी आपको आंसर बता देते हैं इसका। तो P/A अगर याद होगा तो P/A पढ़े थे आप सब, ठीक है, 6E P/A इंटू 1 ± 6E/B, ठीक है, ऐसा पढ़े होंगे। क्योंकि देखिए ये ई नीचे में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, B² तो और नहीं पढ़े, ठीक है, ऐसे भी इस ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपका जो है ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल में आपको ना थ्योरी में बता देंगे, ठीक है, फिलहाल आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा मैक्स एट बेस, कितना होगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ठीक है। P/A 1 ± सिग्मा E/B, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका तो आंसर अभी जस्ट ये नंबर बताए थे, तो इसमें तो कोई थी नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है आपका ये बी नंबर होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम मतलब जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ मैक्सिमम नहीं पूछा था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा था। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नहीं पूछा, वो बोला रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा ये पूछा था, यहाँ मैक्सिमम पूछा है इसलिए प्लस होगा। अब मिनिमम पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो P/A 1 − 6E/B, ठीक है। तो यहाँ है मिनिमम पूछा था ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम पूछा था, तो इसका हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है। खाली माइनस हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अब 20 तक बता देते हैं। देखिए द रिजल्टेंट स्ट्रेस अलोंग द विड्थ ऑफ द कॉलम विल वेरी बाय ए डैश कर्व लॉ, स्ट्रेट लाइन लॉ, क्यूबिक लॉ, पैराबोलिक लॉ। तो ये तो पता है कि जब ये स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट से ही करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन लॉ फॉलो होता है। कैसे अगर देखना है तो देख लीजिए, थोड़ा हम बता दें जल्दी जल्दी में, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आप सब देखिए जैसे कि ये सॉरी ये हटा देते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर जो है ना, ये देखिए ये बेस लाइन है। जब स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस ढंग से करते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है देखिए ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, ऐसे होता है। आप बुक बुक देखे होंगे, ठीक है, बुक से में देखे होंगे, ऐसे बना जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्ट्रेट लाइन हर जगह कहीं कर मिला आपको, तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट है, देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बोल रहा है फिगर देखिए, और यहाँ लोड लग रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि कपल का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए जब ऐसे लगेगा लोड, ठीक है, कपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को, और चूँकि लंबा हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये बहुत सारा है, ठीक है, 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, ठीक है। और आपको इसमें सारा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये ऑब्जेक्टिव का लेक्चर आएगा, ठीक है। आप सब अपने दोस्तों के भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हाँ, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है, और अब हमको अच्छा से हम अच्छा से वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको फैलाइए ग्रुप में, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। और आपको यहाँ पर जो है ना पर डे क्लास होगी, ठीक है ना, पर डे आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि जो पढ़ाई होती है उसके बारे में, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, और कहीं भी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सिविल क्लासेस जो अभी दिखाएं आपको, सर्च कीजिएगा, वैसे भी आप टेलीग्राम पर सिविल क्लासेस आ जाएगा, CC लिखा होगा, है ना। तो वो आप लोगों देख के आप उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पर आप जुड़ के PDF ले लीजिए इसका, जैसे PDF हम वहाँ भेज दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ से पढ़िए, और जो है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है, जिससे कि और अच्छा से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। हम यहाँ पर जो है कि अगला जो ये ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो हम न्यूमेरिकल लेक्चर लाएंगे इस पर, ठीक है, और पूरा न्यूमेरिकल बताएंगे। फिर थ्योरी लेक्चर लाएंगे, एक एक थ्योरी लेक्चर लाएंगे, उसी में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब इसके लिए निश्चिंत रहिए। और हम जो यहाँ बताएंगे आपको सिर्फ ये जो बुक है ना, RK बंसल है, ठीक है, उससे बता रहे हैं आपको, रितु पब्लिकेशन का बुक है, उससे बता रहे हैं, एक पॉइंट का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप जब देखिएगा पूरा ये ऑब्जेक्टिव का पूरा लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम यहाँ पर जो भी पढ़े हैं वो एकदम टाइम का यूज़ हुआ है ना, कहीं भी बेकार टाइम नहीं गया है। और आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, एकदम पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम जवाब देंगे, गारंटी है, ठीक है। आप पूछिए बस, ठीक है। आप इसको ग्रुप में फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये शेयर कीजिए। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, देखिए आपको इससे कभी घाटा नहीं होगा, है ना, इससे कभी फालतू का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में नहीं जाएगा, एकदम आपको पढ़ाई का संबंधित ही जाएगा, और आपको मोटिवेट
ही करेंगे हम हमेशा, ठीक है। अच्छा से अच्छा कैसे नंबर लाया जाए। आप चूँकि 5th में आ गए हैं और 1 सेमेस्टर और बचा है, 6 सेमेस्टर, ठीक है। तो इसलिए 5th में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अब जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा लोगों लोगों तक इसको पहुँचाइए, और जितना ज़्यादा हम व्यूज़ आएगा, है ना, तो उससे ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम जो मेहनत किए हैं, ठीक है, उस वो अच्छा, मतलब लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप सब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए, दूर तक फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे इस चैनल पर, ठीक है। जितना भी चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं, तो ठीक है, आप बस एक चैनल इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सिविल क्लासेस को, जिस पर ये वीडियो है अभी, ठीक है। और आपको इस चैनल से कभी भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आप इस चैनल से हमेशा आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही वीडियो डालेंगे। कोई भी फालतू वीडियोज़ पर नहीं आएगा, फालतू नोटिफिकेशन किसी का नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको यहाँ से ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेमेस्टर का है, यहाँ इसमें जो है कि हम आपको बताएं जो 2018, 2019, 2020 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और इस चैप्टर से जो आया है पीछे, सभी बताएं, ठीक है। और यहाँ से ये जो लेक्चर है ना, इस सभी से मिला के 20 नंबर आपको आने वाला है ना। इस चैप्टर से 20 नंबर का ये जो नॉमरिकल है, ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों हम बताएंगे। 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 70 में से 20 यहीं से आने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप सब निश्चिंत होकर यहाँ से पढ़िए, ठीक है। अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए, और जो है कि यहाँ पर टेस्ट भी होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका टेस्ट होगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप भेज सकते हैं टेस्ट देके, ठीक है। तो धीरे धीरे से पढ़ाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरह यहाँ भी हम आपको पढ़ाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहें, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, ठीक है। और यूट्यूब को तो ज़रूर ही करें, ठीक है, क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलते हैं, लेक्चर 2 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। धन्यवाद।